तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोगों को यह पता चला कि जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं, है ना, जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहला क्या हो सकता है, चेंज इन स्टेट। मतलब कभी भी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो जो भी स्टेट होगा, है ना, कोई भी मटेरियल का जो स्टेट होगा, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस में हो, वो अपना, हाँ बोलो। अब आ रहा है? अब अभी भी नहीं आ रहा है? तुम अपना क्या बोलते हैं, नेटवर्क देखो, नेट है ना तुम्हारे में? बाकियों को दिखाई दे रहा है ठीक से? बाकियों को तो दिखाई दे रहा है, यानी तुम्हारा नेट स्लो चल रहा है। तो देखो, केमिकल रिएक्शन में पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े थे, चेंज इन कलर, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे क्या, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये ई है, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। और फिफ्थ पढ़े थे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो देखो, कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो इन पांचों में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिखेगा। हो सकता है कि दो प्रॉपर्टी दिख जाए, या हो सकता है कि तीन प्रॉपर्टी दिख जाए, या हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में ये सबकी सब प्रॉपर्टी मिले। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है और इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिला। यानी कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा, कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो इस पांचों में से या तो एक प्रॉपर्टी, या तो दो प्रॉपर्टी, या तो तीन प्रॉपर्टी, या तो पांचों के पांचों प्रॉपर्टी हम लोग को दिखाई देंगे। समझ में आ गया? तो क्या क्या होगा, कल के क्लास में हम बताए थे, चेंज इन स्टेट, यानी स्टेट चेंज हो सकता है कि अगर केमिकल रिएक्शन करें तो वो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। चेंज इन कलर, मतलब अगर कभी भी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो हो सकता है कि क्या हो, कलर चेंज हो जाए। जैसे कल हम लोग कॉपर सल्फेट, वीडियो ब्लैंक हो जा रहा है। अच्छा अब देखो तो, अभी भी आ रहा है ब्लैंक? हमको ऐसा लगता है कि ब्लैंक हो जा रहा है। बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है। अगर ऐसा सीधा कर दे तो अभी सही आ रहा है कि अभी भी ब्लैंक आ रहा है? कैप ब्लैंक ही है। अब आ गया ना? अब किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो मैं बता रहा था कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, यानी कभी भी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा कि
उस केमिकल रिएक्शन का कलर चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन करें तो टेम्परेचर में भी चेंजेस आ सकता है, यानी पहले टेम्परेचर कुछ नहीं था, अब क्या हुआ, हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कभी भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हो सकता है क्या निकल जाए, गैस निकल जाए। इन सब का मैंने एग्जांपल बताया था। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब कभी भी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसा मटेरियल भी बन जाए या कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए जो पानी में इनसॉल्युबल हो, यानी पानी में डिसॉल्व ना हो। यानी ऐसा मटेरियल जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाता है उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जो कि लास्ट क्लास यानी कल के क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। तो ये हमारा रिवाइज हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखो लिखा हुआ है वे, हाँ बोलो बोलो। अब देखो पेपर में चेंज आ रहा है, पहले क्या था, पहले, अब पेपर में क्या चेंज कर रहे हैं, फाड़ रहे हैं या जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं। तो फाड़ रहे हैं तो केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज है तो इसमें तो ये नहीं दिखेगा ही नहीं, ये तो केमिकल चेंज का ना प्रॉपर्टी है कि केमिकल चेंज होगा तो ये प्रॉपर्टी दिखाई देगा। समझ में आया? ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे वे ऑफ, टॉपिक है वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो याद रखो कि इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, ठीक है, और दूसरा है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी अगर केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब मैं तुमको बताया था कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस को जब आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो एक नया सब्सटेंस मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट मतलब दिखाने का, दर्शाने का दो तरीका है ना, दो तरीका है। बात अलग है कि इन सबको हम लोग लेबोरेटरी में हम लोग चेक करते हैं, पता लगाते हैं, लेकिन इसी चीज को अगर हम कॉपी में समझने के लिए, एजुकेशन के लिए, सीखने के लिए अगर करना चाहें तो दो तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं, एक वर्ड इक्वेशन के द्वारा और एक केमिकल इक्वेशन के द्वारा। अब देखो दोनों में इक्वेशन तो है ना, लेकिन दोनों में अंतर कहां है, एक में लिखा हुआ है वर्ड और एक में लिखा हुआ है केमिकल। ठीक है, तो देखो वर्ड इक्वेशन को कैसे हम लोग दिखाते हैं और केमिकल को कैसे दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कार्बन को रिएक्ट करता हूं ऑक्सीजन के साथ, है ना, तो क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखो इस तरीके से जो मैंने लिखा है कि कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में, है ना, रिएक्ट मतलब प्लस, हमेशा याद रखना प्लस करते हैं। केमिकल रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, वहां पर कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। केमिकल रिएक्शन में हमेशा एडिशन होता है, केमिकल रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं किया जा सकता। तो वर्ड इक्वेशन कैसे बनता है, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। जैसे अगर मैथ होता तो यहां इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू, यानी LHS इक्वल टू RHS, ये होता है ना। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल, है ना, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल का साइन दो, ठीक है, उसी को बोलते हैं इक्वेशन, है ना। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में इक्वल टू ना लिख करके हम लोग इस तरीके से एक एरो दे देते हैं, इस तरीके से एरो, इस एरो को हम लोग बोलते हैं गिब्स, है ना। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, देखना इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। मैं फिर से बात पढ़ देता हूं, इसको बोलेंगे कार्बन रिएक्ट विथ
ऑक्सीजन गिव्स, ये देखो इसको, इस एरो को गिव्स बोलते हैं। गिव्स का मतलब क्या होता है? इक्वल टू। गिव्स का मतलब क्या होता है? इक्वल टू। ठीक है, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो मैं लिखा हूं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसी चीज को, है ना, इसी रिएक्शन को केमिकल में कैसे लिखेंगे? इसी को हम लोग केमिकल में कैसे लिखेंगे? कार्बन का जो सिंबल होता है वो होता है सी, प्लस के जगह लिख दिए प्लस। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2, गिब्स के जगह पर गिब्स। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई, डाई का मतलब दो, ऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, तो इस तरीके से इतने बड़े जो स्टेटमेंट लिखे गए थे, इसको हम लोग छोटे में लिख दिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। मतलब कि यहां पर बोला जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने तरीके से दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो दो तरीके से दिखा सकते हैं, एक वर्ड इक्वेशन के जैसा और एक केमिकल इक्वेशन के जैसा, है ना। तो वर्ड इक्वेशन में पूरा पूरा नाम लिखना पड़ता है, और केमिकल इक्वेशन में हमको उसका सिंबल लिखना पड़ता है ना। यहां पर हम लोगों को पूरा नाम लिखना पड़ता है, नेम, है ना, नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट। और यहां पर क्या लिखना होता है? सिंबल, सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यानी कभी भी वर्ड इक्वेशन दिखाना होगा तो हम लोगों को नेम ऑफ एलिमेंट लिखना पड़ेगा, ये एलिमेंट का नाम लिखना होगा। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग? सिंबल, उस एलिमेंट का सिंबल को यूज करते हैं। जैसे सी से हम लोग समझ गए कि कार्बन है, ओ से समझ गए ऑक्सीजन है, और CO2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब ये उन लोगों के लिए होता है जिनको सिंबल याद नहीं है, जिनको सिंबल याद नहीं होता उनके लिए ये होता है, और जिनके लिए सिंबल, जिनको ये सिंबल याद होता है उसके लिए ये चीज होता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तुम लोगों को दोनों तरीके से सीखना होगा, क्योंकि तुम लोग को बोला गया था कि किसी भी एलिमेंट का 1 से लेकर 20 तक सिंबल याद कर लेना, ताकि तुम लोगों को कभी भी रिएक्शन करने में दिक्कत ना आए। तो ये पॉइंट तुम लोग को समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताओ। ठीक है, मिटा दें? ठीक, अभी भी ब्लैंक आ रहा है? सिर्फ तुम मेरा आवाज सुन पा रही हो? अब हम क्या करें? अच्छा कोई बात नहीं, तुम इसका वीडियो तो ऐप में आ जाएगा, तुम वहां पर उसको वीडियो देख लेना। ठीक है, हाँ, अभी नेटवर्क हमको लगता है तुम्हारा ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए तुमको प्रॉब्लम हो रहा है। और हाँ, तो इस तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो दो तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ये होता है, सबसे ज्यादा यूज ये होता है। ठीक है, ये वाला थोड़ा इजी होता है, जल्दी बन जाता है ना। ये वाला भी होता है लेकिन इसके मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। चल, अब हम मिटा देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। हम बताएं। तो देखो, अभी जैसे तुम लोग को हम ये बताए कि यहां लिखा हुआ है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन। और इसी का अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन देखें तो क्या हो जाएगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स
कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ध्यान देना, अगर मैथ होता तो इसको हम लोग बोलते हैं LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये मैथ नहीं है, केमिस्ट्री है, तो इक्वल टू के पहले मतलब गिब्स के पहले जो भी रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, ठीक है। जो LHS साइड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, LHS जो साइड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, मतलब यही लोग आपस में रिएक्ट होंगे, है ना। और जो RHS की तरफ होता है, जो RHS की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब ये दोनों जब आपस में रिएक्ट हुए तो क्या बन गए, ठीक है। तो इसको हम लोग जो RHS की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब कि जो LHS की तरफ होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, वो लोग आपस में हमेशा क्या होंगे, रिएक्ट होंगे। और हमेशा याद रखना कि केमिकल रिएक्शन में हमेशा एडिशन होता है, हमेशा एडिशन होता है ना। इसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन नहीं करते, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। ये है गिब्स, मतलब ये लोग आपस में रिएक्ट हुए, उसके बाद क्या बन गए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। क्या डेफिनेशन, ये डेफिनेशन तो बुक में है ही नहीं तुम्हारे पास, एग्जाम में बहुत कम चांस आता है। तो केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया। अब केमिकल इक्वेशन को समझना और जरूरी है, तो अब मैं ये मिटा देता हूं। अब हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन होता है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जो केमिकल इक्वेशन होगा हमारे पास वो बैलेंस्ड भी हो सकता है, बैलेंस्ड भी हो सकता है और अनबैलेंस्ड भी हो सकता है, बैलेंस्ड भी हो सकता है और अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। सिंपल सी बात है, तराजू समझ लो, है ना। तराजू में हमेशा क्या किया जाता है कि दोनों साइड को बैलेंस किया जाता है ना। वो डिसबैलेंस रहता है यानी अनबैलेंस रहता है, हम लोग फिर भी उसको जबरदस्ती क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। मान लो सब्जी यहां रखा गया है और सब्जी का झुकाव ज्यादा है, तो हम लोग बटखरा को, मतलब वो जो केजी रहता है ना बटखरा, उसको एक तरफ डालते रहते हैं, तब तक डालते हैं जब तक वो दोनों क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, बैलेंस ना हो जाए। तो कभी कभी तो हम लोग को केमिकल इक्वेशन हमेशा पहले से बैलेंस मिलता है, लेकिन कभी कभी अनबैलेंस्ड भी मिलता है ना, अनबैलेंस्ड भी मिलता है। तो क्यों अनबैलेंस होता है और क्यों बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन को, है ना, सॉरी, केमिकल इक्वेशन को हमेशा इक्वेशन के रूप में देखा जाता है। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू, और इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि हमेशा LHS जो होगा वो RHS के बराबर होगा। इसका मतलब जो रिएक्टेंट होना है ना, वो हमेशा बराबर होना है किसके, प्रोडक्ट के, है ना। तो जब भी हमारे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आता है, जब भी हमारे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आता है, तो हम लोग को जबरदस्ती क्या करना पड़ता है, उसको बैलेंस करना पड़ता है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि हम लोग केमिस्ट्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, है ना। हम लोग हमेशा देखे हैं, हमारे केमिस्ट्री के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो ये बताए हैं कि हम लोग इसको फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। यानी मास जो होगा, है ना, LHS के तरफ यानी रिएक्टेंट की तरफ जितना होगा, प्रोडक्ट की तरफ भी उतना ही होगा। एग्जांपल के तौर पर क्लास 9 में हम लोग देखे थे, एक एग्जांपल बता रहे हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो अगर मैग्नीशियम 25 ग्राम का है और ऑक्सीजन 5 ग्राम का है,
तो जब दोनों को मिलाएंगे तो हमेशा याद रखना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो 30 ग्राम का होगा, जिसके कारण क्या हुआ 30 ग्राम इज इक्वल टू 30 ग्राम। ये हो गया क्या, ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जब हम लोग जानते हैं कि कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया जाता है, यानी एलएचएस में जितने भी मास होंगे आरएचएस में उतने ही मास होंगे, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों को बैलेंस करना पड़ता है ना। जब हमारे पास अनबैलेंस्ड होगा तो बैलेंस करेंगे, और जब हमारे पास पहले से ही बैलेंस है तो उसे हम बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो मैं तुम लोग को बताऊंगा। बस तुम लोग ये समझ लो कि बैलेंस को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, और जो भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, एग्जांपल के तौर पर देखो, एक बैलेंस का एग्जांपल देते हैं, एक अनबैलेंस्ड का, है ना। जैसे मान लो मेरे पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पर कार्बन कितना है, एक है ना। आरएचएस में भी कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, दो। आरएचएस में भी है दो। तो इसका मतलब ये हो गया बैलेंस्ड। लेकिन अगर कभी ऐसा रहे C2 प्लस O2 गिव्स CO2, तो इसमें क्या हो रहा है, ये अनबैलेंस्ड हो गया। ये एग्जांपल हो गया किसका, ये एग्जांपल हो गया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। और ये एग्जांपल क्या था, ये एग्जांपल था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन एक है एलएचएस तरफ, है ना, रिएक्टेंट की तरफ, और आरएचएस में भी यानी प्रोडक्ट की तरफ भी कार्बन एक है। ठीक है, और यहां पर ऑक्सीजन कितना है, दो है रिएक्टेंट की तरफ, और प्रोडक्ट की तरफ भी दो है। लेकिन यहां देखो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसे, क्योंकि एलएचएस में दो कार्बन का एटम है, लेकिन आरएचएस में एक ही, यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या मानेंगे, वन। तो इसका मतलब कि यहां पर एक है, यहां पर दो है, तो ये बैलेंस नहीं हुआ। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका तराजू डिसबैलेंस हो गया, और इसका तराजू क्या है, बैलेंस्ड है। तो जब भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है तो उसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के दौरान हम लोग क्या करते हैं, उसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, बैलेंस कैसे किया जाता है नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। अच्छा, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है ना, उसको हम लोग स्केलेटल है ना, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं, है ना। तो पूछ सकता है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज नॉन एज, है ना, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज आल्सो नॉन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, मतलब अनबैलेंस्ड को स्केलेटल भी बोलते हैं। समझ में आ गया, लेकिन बैलेंस का कोई दूसरा नाम नहीं है, बैलेंस को बैलेंस ही बोलते हैं। तो इसमें देखना, इसमें एटम जो होते हैं अनइक्वल होते हैं। ठीक है, और इसमें जो एटम होते हैं दोनों तरफ, है ना, बोथ साइड जो एटम होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, यहां पर एटम इक्वल होते हैं, यहां पर एटम इक्वल नहीं होते हैं। तो जिधर भी अगर एटम इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होगा। और अगर दोनों तरफ अगर एटम बराबर हैं, इक्वल हैं, तो वैसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, अनबैलेंस को स्केलेटल क्यों कहते हैं, अनबैलेंस को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्केलेटल हमारा बॉडी का ढांचा जैसे होता है ना, हम लोग का बॉडी का ढांचा भी दोनों तरफ इक्वल नहीं होता। दोनों तरफ तुम जैसा सोचते हो कि हमारा बॉडी यहाँ पर जितना इक्वली है यहाँ भी उतना ही इक्वली है, लेकिन ये सोच, ये मानना गलत है। हम लोग का बॉडी अगर तुम देखोगे, हाफ करके देखोगे, तो इधर जितनी दूरी है तुम्हारे आंखों की, यहां पर स्लाइटली थोड़ा सा आगे पीछे है। ये वाला कान तुम्हारा जितना बड़ा है, एकदम
एग्जैक्ट उतना ही इक्वल तुम्हारा ये वाले काइन का साइज नहीं है, जिसको हम लोग पिन्ना बोलते हैं। ये पिन्ना है हमारा, जो छतरी जैसा है ना हमारा ईयर का, इसको हम लोग पिन्ना बोलते हैं। तो आपका दोनों पिन्ना, आपको ऐसा लगता है कि आपका दोनों पिन्ना बराबर है, लेकिन आपका दोनों पिन्ना बराबर नहीं है। आपको लगेगा कि आपका दोनों हाथ एकदम इक्वल है, लेकिन आपका दोनों हाथ इक्वल नहीं है, थोड़ा सा वो आगे पीछे होता है। इसलिए जिस तरीके से हमारे बॉडी में स्केलेटल जो पूरा इक्वल अमाउंट में नहीं है दोनों तरफ, है ना, इक्वल अमाउंट में या इक्वल साइज में नहीं है, इसलिए जब इक्वल एटम नहीं है, इसलिए उसको हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझ में आया? हाँ। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कोई भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है। तो मैं बार बार बता रहा हूं कि बैलेंस इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही वो बन सकते हैं ना ही खत्म हो सकते हैं, बस वो ट्रांसफर हो सकते हैं। इसका मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एलएचएस की तरफ यानी रिएक्टेंट की तरफ जितने भी एटम होंगे, आरएचएस यानी प्रोडक्ट की तरफ भी उतने ही एटम प्रेजेंट होंगे। हाँ, एनर्जी, एनर्जी में भी ये होता है, एटम में भी यही है। एनर्जी क्या है? हमारा बॉडी तो है, हर चीज तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, हर चीज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो अब तुम लोगों को नेक्स्ट स्टेप, ये वाला मिटा दूं ना, तुम लोग को समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। ठीक है, अगर हमारे पास कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ जाए तो उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए पहले हम लोग टॉपिक है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग को क्या समझना होगा, एक तराजू देखो। ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक तराजू है। ठीक है, ये तराजू है। ठीक है, अगर मैं यहां पर मान लो कि छोटे छोटे क्यूब्स, है ना, छोटे छोटे क्यूब्स 2 kg वाले, है ना, जितने भी क्यूब्स हैं अगर मैं यहां पर रख दूं, ठीक है, यही वाले, ठीक है, छोटे छोटे जो क्यूब्स हैं 2 kg के, उसको उठाकर यहां रख दिए, है ना, और यहां पर मेरे पास एक बड़ा बॉल है। ठीक है, बड़ा बॉल है 3 kg का। ठीक है, यहां पर 2-2 kg का क्यूब है। ठीक है, क्यूब है, और यहां पर 3-3 kg का बॉल है हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 क्यूब को उठा करके मैंने यहां पर रख दिया। तो जब मैं जैसे यहां पर रख दिया, तो क्या ये तराजू का जो कांटा होगा, तराजू का ये जो कांटा होगा वो सीधा दिखेगा या फिर वो टिल्ट करेगा इस साइड यानी लेफ्ट साइड? क्या लगता है? झुक जाएगा। हाँ, मतलब अगर ये तराजू है, माइक ऑफ कर लीजिए अभी फिलहाल के लिए। अगर ये तराजू है और यहां पर इस साइड पर अगर मैं 2-2 kg वाला क्यूब रख दूं, तो ये जो तराजू है जो कि सीधा होना चाहिए था, वो टिल्ट हो जाएगा ऐसा, है ना। अब हमको क्या करना होगा, जैसे ही मैं एक इसको उठा करके यहां रखूंगा, जैसे एक उठा करके यहां रखूंगा, तो ये जो टिल्ट था ऐसे, वो हल्का सा ऐसा हो जाएगा, लेकिन पूरा बराबर में नहीं आएगा। फिर मैं एक और रखूंगा यानी सिर्फ 2 ही रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम इक्वल में आ जाएगा। मतलब कि ये 2 यहां पर रख दूंगा, ठीक है, ये 2 यहां रख दूंगा 3-3 kg का, तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि यहां पर 2-2 kg के थे, तो यहां 2 + 2 + 2
2 + 2 + 2 यहाँ पर हो गया 6 kg, और यहाँ पर 3 है यानी 3 kg वाला 2 है यानी 3 + 3, तो यहाँ भी हो गया 6 kg, और ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, है ना। तो हम लोग ये देखते हैं कि किधर हम लोगों को कौन सा सामान रखना है ताकि हमारा ये जो तराजू है, ये जो वेट डिटेक्टिंग मशीन जो है वो क्या कर ले, वो बैलेंस हो जाए। तो उसी तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शन को भी बैलेंस करना सीखेंगे। तो चलो बैलेंसिंग करना सीखते हैं। उसका कुछ रूल है, कुछ रूल को फॉलो करना होगा, तभी हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। तो पहले थोड़ा इजी से स्टार्ट करते हैं, है ना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लो क्या है, एक है H2 + O2 gives H2O, ठीक है। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं हम लोग, बैलेंसिंग करना, ठीक है। कैसे बैलेंसिंग करेंगे, और बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए ध्यान से समझना। पहली बात तो ये समझ लो कि ये हम लोग कौन से में लिखे हैं, केमिकल इक्वेशन में लिखे हैं, ठीक है। अगर हम लोग चाहते तो इसको वर्ड में भी लिख सकते थे, कैसे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। अच्छा, एक बात इसमें और इसमें देखो क्या है, इसमें जब हम लोग वर्ड इक्वेशन लिखे हैं, वर्ड इक्वेशन, तो वर्ड इक्वेशन में ना एटम लिखने की जरूरत नहीं होती, है ना, एटम लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं ना, तो एटम लिखने की जरूरत होती है ना, कि कितना एटम प्रेजेंट है ना। इसलिए वर्ड इक्वेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि उसमें कितने एटम प्रेजेंट है ना, कितने एटम इसमें प्रेजेंट है या कितने एटम इसमें प्रेजेंट है, ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए तुमको याद करना पड़ेगा कि कौन एटम के पास कितना, कौन सा एलिमेंट के पास कितने एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस तरह का मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो तुम लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले मैं ये वाला बताऊंगा, ठीक है, यानी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हो तुम लोग के पास हमारा एक क्वेश्चन आ गया, H2 + O2 gives H2O, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, और ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है। और हम लोग जानते हैं हमेशा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि जितना भी LHS की तरफ एटम होगा उतना ही RHS की तरफ एटम होना चाहिए। लेकिन ये इक्वेशन जो है वो हम लोग को स्केलेटल इक्वेशन के जैसा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि देखो LHS में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या मानेंगे, 1 है। इसका मतलब ये स्केलेटल है ना। तो अब हमको उसको बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं, मेथड, बैलेंस करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो ये कैसे होता है, ध्यान देना। सबसे पहले तो तुम्हें एक बॉक्स बनाना होगा, ठीक है, सबसे पहले एक बॉक्स बनाना होगा, ठीक है। इस तरीके से बॉक्स बन गया, यहां इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। अब यहां लिखना एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। यहां लिखना है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और यहां लिखना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखना है कि LHS की तरफ कितने एलिमेंट हैं, है ना। तो LHS की तरफ एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहां पर भी देखना वही होगा। ये तो हमेशा याद रखना, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि रिएक्टेंट की तरफ 2 एलिमेंट है और प्रोडक्ट की तरफ 3 एलिमेंट है, या ऐसा भी कभी भी नहीं होगा कि रिएक्टेंट की तरफ 2 एलिमेंट है, प्रोडक्ट की तरफ एक ही एलिमेंट है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया यानी क्वेश्चन ही गलती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट होंगे, यानी यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट में भी 2 ही एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम लोग लिख लिए। अब देखते हैं कि रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन का कितना एटम है, तो हाइड्रोजन का एटम है 2, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है, 2,
अब देखते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन कितना एटम है, 2, और ऑक्सीजन का कितना है, 1। ठीक है, तो ये हम लोगों का बन गया एक बॉक्स। ठीक है, सबसे ये मैं बता रहा हूं तुम लोगों को कैसे बोर्ड में लिखना है। ठीक है, इस तरीके से तुम लोग बॉक्स बना लोगे। अब बनाने के बाद ये तो बन गया। अब तुम लोग को क्या करना है, रफ में या तुम लोग चाहो तो एक ही जगह ही कर सकते हो। अब तुम लोग को देखना होगा कि बैलेंस कैसे किया जाए, है ना। तो बैलेंस करने के लिए देखो, हाइड्रोजन तो पहले से ही बैलेंस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यानी सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस कहां कम पड़ रहा है, तो हमेशा हम तुम लोग को बताए हैं कि जब भी तराजू जैसे यहां भारी है यहां हल्का है, तो हम लोग जो बटखरा रखते हैं कहां रखते हैं, भारी जगह पर कि हल्का जगह पर, हल्का जगह पर। जहां पर हल्का, हल्का का मतलब क्या हुआ, जहां कम है। जहां ज्यादा है अगर वहां हम रख देंगे तो और हो जाएगा, है ना। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहां हल्का पड़ रहा होता है, जहां कम हो रहा होता है, वहां पर रख रहे होते हैं। तो यहां पर देखो ये भारी है और ये हल्का है, मतलब ये कम है और ये ज्यादा है। तो मतलब जो एटम इनको रखेंगे भी तो कहां रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट की तरफ, है ना। प्रोडक्ट की तरफ रखना पड़ेगा, और वो भी कहां पर रखना होगा, ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, ऑक्सीजन। तो अब यहां पर कुछ कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि यहां पर 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो कभी भी हम लोग बीच में एटम प्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना। कभी भी एटम को बीच में हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते। तब कहां करना पड़ेगा, तो हम लोग को करना पड़ेगा सबसे आगे में, है ना। हमेशा याद रखना आगे में ही कर सकते हैं, है ना, बीच में नहीं कर सकते, है ना। तरीका है, इसको रूल बोलते हैं। ठीक है, कभी भी एटम अगर तुमको बैलेंस करना होगा तो उसको आगे करना होगा, पीछे नहीं करना होगा। तो अब देखो, इसको बैलेंस करना था तो यहां पर तो 1 था, तो अगर मैं यहां पर 2 लगा दूं, है ना, यहां पर 2 लगा दूं, तो ये और ये एटम मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम अब देखते हैं, एक और बना लेते हैं। ठीक है, ये तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए बनाते हैं। हाँ, बनाना 2 पड़ता है, एक जो अनबैलेंस होता है वो दिखाने के लिए, एक बैलेंस वाले के लिए। ठीक है, और जब हम लोग तरीका यूज कर रहे हैं तो एग्जाम्पल में भी कर सकते हैं, मतलब रफ में कर सकते हैं, रिएक्टेंट। और ये हो गया प्रोडक्ट। यहाँ हो गया हाइड्रोजन, यहाँ हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। अब देखो अब देखो, यहां पर जैसे हम 2 लगाए तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 4 हो गया। तो देखो इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हो रहा है कि इस बार हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और हमारा हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, है ना। अब हमारा ये डिसबैलेंस हो गया, तो इधर डिसबैलेंस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये भारी हो गया, इधर साइड भारी हो गया और इधर हल्का हो गया, इधर भारी हो गया इधर हल्का हो गया। तो अब हमको क्या करना होगा, रिएक्टेंट की तरफ, वो भी कहां पर, हाइड्रोजन में, है ना। तो अगर हम हाइड्रोजन के यहां पर तो कुछ नहीं बैठा सकते, जो बैठाना होगा यहां बैठाना। तो अगर हम यहां पे 2 लगा दें तो अब देखो क्या होगा, 2 2 जा 4, तो यानी क्या हो गया, ये तो 4 हो गया, है ना। और यहां पर देखो ये तो 2 पहले से है ही, यानी इस तरीके से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो हम लोगों का अल्टीमेटली जो बैलेंस्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो आया, ठीक है। अब यहां मिटा देता हूं ताकि अच्छे से तुम लोग को समझ में आएगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है। तो बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन आया वो क्या आया, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। इस तरीके से लिखना पड़ेगा। हाँ, यहां पर ना, ये तो हम लोग देखो, ये हम लोग को दिखाना होगा। ये कब दिखाना है, जब मेरे पास अनबैलेंस है। और ये कब दिखाना है, ये वाला हम लोगों को इसके नीचे लिखना होता है, ये वाला इसके नीचे लिखना होता है। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए हम साइड बाई साइड लिख दिए, है ना। ये वाला अच्छा हम मिटा कर लिख ही देते हैं, ये वाला तुम लोगों को नीचे लिखना है यहां पर। ठीक है, ई से एलिमेंट समझ लेना, एलिमेंट, और रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट। यहां पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन कितना है, 4, यहां 2, यहां 4, यहां 2।
तो इस तरीके से हम लोग को दिखाना होता है। पहले अनबैलेंस का हम लोग को दिखाना होता है, और जब हम लोग बैलेंस कर लिए तो उसका हम लोग को दिखाना होगा। ठीक है, अच्छा ये नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, लेकिन ये दिखाना तो कंपलसरी है। ये और ये तो तुम रफ में भी, रफ में अपने हिसाब से, ठीक है, रफ में अपने हिसाब से यहां पर लिख लोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, और अपने हिसाब से इसको बैलेंस कर लोगे। ठीक है ना, मिटा मिटा के तुम अपनी तरह अपने हिसाब से बैलेंस कर लोगे। जब देखोगे कि हाँ मेरा बैलेंस हो गया, तो जो भी तुम्हारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन आया उसको तुम यहां लिख दोगे, है ना। और अगर अच्छे से दिखाना है तो फिर टेबल ही बना देना नीचे बैलेंस्ड वाले का, है ना, बैलेंस्ड वाले का भी टेबल बना देना कि हाइड्रोजन कितना आया और ऑक्सीजन कितना आया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। नहीं, तुम तो पेंसिल भी लेकर जाओगे ना बोर्ड के एग्जाम में। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम सिर्फ पेंसिल पेन ही लेके जाओगी, तुम पेंसिल लेकर जाओगी, ऊपर से तुमको जो कॉपी मिलेगा एकदम लंबा सा मिलेगा तामपत्र जैसा, तो ये इधर साइड तुमको बहुत जगह मिलेगा, तो एक लाइन खींच लेना और वहां पर बगल में रफ मिटा मिटा के कर लेना। कोई जरूरी थोड़ी ना कि पेन से करोगे तो बहुत गंदा हो जाएगा, इसलिए पेंसिल से करना है। क्योंकि बैलेंस करने के लिए नंबर को आगे, अगर कभी बैलेंस करोगे ना तो ये बैलेंस हो जाएगा, फिर ये डिसबैलेंस हो जाएगा। जब यहां सामान रखोगे तो हो सकता है कि ये डिसबैलेंस हो जाए, ये बैलेंस हो जाए, है ना। तो ऐसे उठापटक होते ही रहेगा हमेशा, तो तुमको नंबर सोचते रहना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देकर तुम लोग को बताता हूं, पहले ये देख लो ये समझ में आया कि नहीं। तुम लोग सभी को समझ में आया? चलो मैं मिटाता हूं और थोड़ा सा और एग्जाम्पल देकर बताऊंगा ना, तो पूरा धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन किया जाता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम लोग को बहुत प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में बार बार बता रहा हूं 3 से लेकर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब बोलोगे 3 से 2 ही मार्क्स के लिए, तो बोर्ड में एग्जाम में 2-2 मार्क्स के लिए लोग कितने तरसते हैं, ये तुम लोग को कुछ दिन में पता चल ही जाएगा। हाँ नहीं, 12 का नहीं, 10 का। वो तो जून में बोला था। चलो दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या पता, इसको मिटा देता हूं, इसका भी काम नहीं है। केमिकल बैलेंस ये वाला भी इसका काम नहीं है, अभी इसको मिटा देता हूं, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो हाँ हाँ ठीक, छोड़ कोई बात नहीं। तो देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, Fe प्लस H2O4, सॉरी Fe यानी आयरन प्लस H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स गिव्स क्या बन रहा है, Fe3O4 Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात मैं तुम लोग को क्या बताया हूं, सबसे पहली बात तुम लोग को ये बताया हूं कि एलएचएस की तरफ जितने भी एलिमेंट होंगे आरएचएस की तरफ उतने ही एलिमेंट होंगे। देख लेते हैं, एक आयरन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा सल्फर, चौथा ऑक्सीजन, 4 है एलएचएस की तरफ। तो यहां चलो गिनते हैं, आयरन, ऑक्सीजन और सल्फर, यानी क्वेश्चन ही गलती कर दिया है। चलो बहुत अच्छी बात है, यहां क्वेश्चन में सॉरी 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 मेरे से मिस्टेक हो गया, यहां पर H2SO4 नहीं था, सिर्फ H2 था। ठीक है, H2O था, सॉरी। ठीक है, अब चलो फिर से गिनते हैं, आयरन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3। ठीक है, यानी 3 एलिमेंट इधर है ना। और यहां पे भी देखो कितने होंगे, आयरन 1, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 3। ठीक है, यानी मेरे से ही गलती हो गया था, मैं यही बताना चाह रहा हूं तुम लोगों को, क्या कि हमेशा एलएचएस की तरफ जितने भी एलिमेंट होंगे आरएचएस की तरफ भी उतने ही होंगे।
तो अब हमको क्या करना है, पहले एक टेबल बना लेना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होंगे, ये अनबैलेंस्ड होंगे। अच्छा एक बात ध्यान देना, ऑब्वियस सी बात नहीं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ना बैलेंस ही दे देता है, तो जो पहले से बैलेंस है तो तुमको हिट एंड ट्रायल मेथड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो पहले से करके दे दिया। लेकिन ये बहुत ही नसीब की बात है, अब तुम लोग का नसीब अच्छा है कि नहीं है वो कोरोना से समझ सकते हो। तो एलिमेंट, हाँ एलिमेंट हो गया, यहां हो गया रिएक्टेंट, ठीक है, यहां हो गया प्रोडक्ट। तो एलिमेंट यहां पर एक आयरन है, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो रिएक्टेंट की तरफ आयरन कितना है, एक, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, दो, और ऑक्सीजन कितना है, एक। यहां पर देखो आयरन कितना है, तीन, ऑक्सीजन कितना है, चार, और हाइड्रोजन कितना है, दो। यानी एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस है, आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो रफ बना लेते हैं पहले, ये रहा रफ, ठीक है, और उसके बाद बैलेंस करेंगे तो यहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, क्वेश्चन लिख देता हूं, है यहां पर बनाता हूं। तो अच्छा छोड़ो, मैं मेरे पास तो मिटाने का जरिया है तो मैं यही बनाऊंगा, ठीक है, तुम लोग समझो। तो देखो यहां पर एक है, यहां तीन है, यहां एक है, यहां चार है। तो जहां मैं बताया हूं क्या, कि जहां पर कम होता है वहीं पर हम लोगों को क्या करना होता है, एटम रखना पड़ता है। तो यहां पर यानी रिएक्टेंट में कम पड़ रहा है, तो पहले हम हाइड्रोजन को, सॉरी आयरन को बैलेंस करना चाहते हैं। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए यहां पर तो वन है, बीच में तो डाल नहीं सकते, तो हमको आगे ही रखना पड़ेगा, यहाँ थ्री, थ्री वन जा थ्री, है ना। तो ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। मैं यहीं पर अभी फिलहाल के लिए तुम लोग को समझाने के लिए मैं यहीं लिख देता हूं जिससे पता चल जाए। तो थ्री वन जा कितना हो गया, थ्री हो गया, तो ये बैलेंस हो गया, ये तो बैलेंस है ही, बस ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक है, हमको चार बनाना है, ठीक है, चार बनाना है। तो यहाँ पर हम जैसे ही चार रखेंगे, यहां जैसे ही चार रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, हाइड्रोजन हो गया आठ, और ऑक्सीजन कितना हो गया, चार। तो देखो क्या हुआ, जैसे यहाँ पे चार बैठा है तो ये दोनों बैलेंस हो गया, और ये जो ऑक्सीजन जो पहले बैलेंस था लेकिन अब वो क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया, और ये लोग बैलेंस हो गए, है ना। ये देखो ये दोनों बैलेंस, ये दोनों बैलेंस, और अब ये बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना होगा, यहां पर कमी पड़ गया है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आठ चाहिए, है ना। तो हमको क्या करना होगा, प्रोडक्ट के साथ, यानी प्रोडक्ट में जहां पर हाइड्रोजन है तो यहां पर अगर हम चार बैठा दें तो कितना हो जाएगा, ये आठ हो जाएगा। तो देखो अब ये भी बैलेंस हो गया, है ना। यानी इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, नंबर को आगे पीछे बैठा बैठा कर हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अनबैलेंस था, इस तरीके से नंबर बैठा के देख लिए। तो अब देखो बैलेंस हम लोग को क्या बना, बैलेंस बना 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। तो जब इसका हम लोग टेबल बनाएंगे ठीक है, तो E फॉर एलिमेंट, R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या था, आयरन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। तो यहां पर देखो आयरन कितना है, तीन, यहां भी आयरन कितना है, तीन, यहां हाइड्रोजन कितना है, फोर टू जा एट, यहां पर कितना है, फोर टू जा एट, यहां पर ऑक्सीजन क्या है, फोर वन जा फोर, यहां पर कितना है, फोर। तो देखो ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। तो ये डिसबैलेंस वाले को तो हम तो रफ में बना रहे थे इसलिए हम तो मिटा दिए, ये वाला काम हम रफ में यहाँ पे करना चाहिए था। तो इस तरीके से देखो ये हमारे पास स्केलेटल इक्वेशन था, और स्केलेटल इक्वेशन को हम लोग क्या किए, हीट एंड ट्रायल मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए। तो जो हमारे पास आयरन प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2 था, जब बैलेंस किए तो कैसा बना, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, है ना। तो इस तरीके से जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से
हम लोगों ने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। इस तरीके से तुम्हारा सॉल्यूशन बोर्ड पेपर में होना चाहिए, तब जाकर तुमको फुल में फुल मिलेगा। बताओ तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं? हाँ बोलो। बैलेंस में क्या बोल रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 4। हाँ बोलो। अब ठीक है ना? साहिल ठीक है? नोट तबा ठीक है? ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग का बैलेंसिंग होगा। कल तुम लोग का क्लास ऑफलाइन होगा, यानी यहां पर होगा 6:30 बजे। ये मैसेज भी अब चल जाएगा, तुम लोग को ग्रुप में मिल जाएगा। कल 6:30 बजे क्लास होगा और इसी तरीके से बैलेंसिंग वाला केमिकल इक्वेशन देखेंगे। आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये वीडियो तुम लोगों को थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, अगर चाहोगे तो इस वीडियो को तुम लोग फिर से चाहो तो वहां देख सकते हो, ठीक है?